लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे देश की नौसेना को मिली नई शक्ति और नई पहचान की। तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। भारतीय नौसेना को आज उनका स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर मिल गया। कोच्चि में हुए एक शानदार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना को आईएनएस विक्रांत समर्पित किया। कोच्चि शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली सेरेमनी में नौसेना को नई शक्ति के साथ नई पहचान भी मिली और पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसेना को उनका नया ध्वज भी दे दिया। आज भारत के लिए बड़ा मौका था और आज वो दुनिया को समंदर में बढ़ती अपनी शक्ति का एहसास करा रहा था। आज एक ऐसा समय चल रहा है जहां चीन समंदर पर अपनी बादशाहत दिखाने के लिए मनमानी कर रहा है, उसे जवाब देने की जरूरत थी। इसलिए भारत ने अपने स्वदेशी महाबली आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतारकर चीन की शक्ति को करारा जवाब दिया। गौरवान्वित कर देने वाले इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल शामिल हुए। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने इन सभी की अगवानी की। आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने से पहले पीएम मोदी अपनी पूरी टीम और नौसेना प्रमुख के साथ एलिवेटर के जरिए आईएनएस विक्रांत के डेक पर पहुंचे और यहां उन्हें सबसे पहले नौसेना के नए ध्वज की ओर ले जाया गया और पीएम मोदी, नौसेना और पूरे देश के लिए ये गर्व करने वाला मौका था। नौसेना का नया ध्वज हवा में लहराया तो इसके साथ ही भारत ने गुलामी के प्रतीक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अपने नए ध्वज को भारतीय लड़ाकू विमानों ने भी सलामी दी है और उसकी ये तस्वीरें ऐतिहासिक है और खास भी है। आसमान को चीरते आ रहा है मिग-29 के लड़ाकू विमानों का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन एस सांब्याल। हेलीकॉप्टर साथ ही साथ सी-किंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए लड़खड़ाहट बताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा क्षमताओं को। रक्षा के क्षेत्र में भारत की और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। और डीएनए में आज हम नौसेना के नए ध्वज का संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस नए ध्वज का हमारे इतिहास से क्या संबंध है। भारत अपने इस नए ध्वज के जरिए पूरी दुनिया को अपनी नौसेना शक्ति का इतिहास बताने जा रहा है। और आज हम आपको नौसेना के, इस भारतीय नौसेना के उसी गौरवमयी इतिहास के बारे में भी बताएंगे। नए ध्वज से इंडियन नेवी को नई पहचान मिली और आईएनएस विक्रांत के जरिए नई शक्ति। पीएम मोदी ने जब आईएनएस विक्रांत से पर्दा हटाया तो इसी के साथ भारत उन शक्तिशाली देशों में शुमार हो गया जो अपने खुद के एयरक्राफ्ट करियर बना सकते हैं। और इस लिस्ट में मात्र अब तक 6 देश हैं और भारतीय नौसेना को दुनिया के विकसित देशों की नौसेना के मुकाबले कमजोर माना जाता था। लेकिन आईएनएस विक्रांत के जरिए भारतीय नौसेना को नई शक्ति मिली है। अब समंदर में बढ़ती भारत की ताकत देख उसके दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। विक्रांत विशाल है,
विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है। भारतीय नौसेना आजादी के बाद भी गुलामी का एक प्रतीक ढोती चली आ रही थी। इसे सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता था और नौसेना के पुराने झंडों में आपने लाल रंग का एक क्रॉस साइन देखा होगा। इसे ही सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता है। सेंट जॉर्ज क्रॉस ब्रिटेन के एक पुराने संत थे, जिन्हें सम्मान देने के लिए प्रतीक के तौर पर अंग्रेज इसका इस्तेमाल अपने ध्वज पर करते थे। हम आजादी के कई सालों बाद तक इस प्रतीक का इस्तेमाल करते रहे। बीच में करीब 4 साल तक इसे हटाया भी गया, लेकिन फिर इसे वापस ले आया गया। हालांकि आज भारतीय नौसेना ने गुलामी के इस प्रतीक को आखिरकार मिटा दिया है। भारतीय नौसेना का नया ध्वज भारत को उसके गौरवमयी इतिहास की याद दिलाता है और ये पूरी दुनिया को बताता है कि भारतीय नौसेना का इतिहास कितना गौरवशाली है। नौसेना के नए ध्वज में दिए गए हर प्रतीक का एक खास मतलब है। सफेद झंडे में बाईं ओर ऊपर की तरफ तिरंगा है, जो ये नया ध्वज है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, और दाईं ओर मोटी पट्टियों वाला एक सुनहरे रंग का ऑक्टागन यानी कि अष्टकोण आकृति बनी हुई है। ऑक्टागन की आकृति बनी हुई है और इसी के अंदर पतली पट्टियों का एक और अष्टकोण बना हुआ है। इस अष्टकोण के अंदर नेवी ब्लू रंग दिख रहा है और अष्टकोण में अशोक स्तंभ का चिन्ह भी है। इसके नीचे शिप का एंकर यानी कि लंगर दिख रहा है और इस लंगर के नीचे लिखा है शंग नो वरुणा। संस्कृत में लिखे यह शब्द भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब है हमारे लिए वरुण देव शुभ हो। हिंदू संस्कृति में वरुण देव को समुद्र का देवता कहा जाता है, इसलिए नेवी ने अपने नए ध्वज में अपने आदर्श वाक्य का इस्तेमाल किया है। नेवी का ये नया झंडा उसकी नई पहचान है। जब भी कहीं समंदर में आपको इस निशान वाला झंडा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो भारतीय नौसेना का जहाज है। नेवी के इस झंडे में जो भी प्रतीक मौजूद है उसका अपना एक खास मतलब है। तिरंगा, अशोक स्तंभ,
लंगर के होने का मतलब आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप इस ऑक्टागन यानी कि अष्टकोण का मतलब जानते हैं? यह अष्टकोण 8 दिशाओं का प्रतीक है और इसका संदेश यह है कि भारतीय नौसेना 8 दिशाओं में शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। यह अष्टकोण छत्रपति शिवाजी की पहचान है और यह शिवाजी के शासनकाल की उनकी मुहर के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। ये वहीं से उठाई गई है, ये वहीं से इस चिन्ह को लिया गया है। शिवाजी के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने ही युद्ध के लिए एक नेवी फ्लीट तैयार की थी जिसमें 60 युद्धपोत थे और करीब 5000 योद्धा थे। नौसेना ने अपने नए फ्लैग के प्रतीकों और उससे जुड़े इतिहास को बताने के लिए खास वीडियो जारी किया। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. इससे पहले जिस निशान के साथ भारतीय नौसेना समंदर पर उतरती थी वो ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाता था। हालांकि वर्ष 1950 के बाद ब्रिटिश काल में इस ध्वज में बदलाव हुए, लेकिन उसके मूल रूप में गुलामी के प्रतीक के तौर पर सेंट जॉर्ज क्रॉस बना रहा। इंडियन नेवी के झंडे का इतिहास भी आज हम आपको बताना चाहते हैं। आजादी से पहले नौसेना के झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस और यूनियन जैक होता था और वर्ष 1950 के बाद इसमें बदलाव किया गया। वर्ष 1950 में सेंट जॉर्ज क्रॉस से यूनियन जैक हटाकर उसकी जगह तिरंगा लगाया गया। दरअसल वर्ष 1950 में सभी सेनाओं के ध्वज का भारतीयकरण किया गया था और इसके तहत ही ये बदलाव किए गए थे। वर्ष 2001 में नेवी के ध्वज में फिर से बदलाव हुआ और इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया था। झंडे में तिरंगा और अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाया गया था और इस झंडे में अशोक स्तंभ के नीचे शिप का एंकर यानी कि लंगर भी प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद वर्ष 2004 में फिर से नौसेना के झंडे में बदलाव होता है और एक बार फिर से नौसेना के ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस की वापसी हो जाती है। इसमें तिरंगा इस्तेमाल किया गया, साथ ही सेंट जॉर्ज क्रॉस के बीच में अशोक स्तंभ का भी चिन्ह लिया गया। वर्ष 2014 में झंडे में फिर से अपडेट किया गया और इस बार नए झंडे में अशोक स्तंभ के बीच में सत्यमेव जयते लिखा गया। वर्ष 2014 में यही झंडा आज तक उसके बाद इस्तेमाल होता आया और आज
लगातार इस्तेमाल के बाद सेंट जॉर्ज क्रॉस, जो भारत की गुलामी का एक सांकेतिक प्रतीक था, वो बना रहता था, अब उसे हटाया गया। भारत ने आज गुलामी का एक और चिन्ह मिटा दिया। ये बंधन था नौसेना के ध्वज का। दरअसल भारतीय नौसेना जिस ध्वज का इस्तेमाल कर रही थी वो अंग्रेजों की विरासत था। अंग्रेजी नौसेना अपने ध्वज यानी निशान इंसाइन में सेंट जॉर्ज क्रॉस का इस्तेमाल करती थी। भारत जब आजाद हुआ तो फर्क सिर्फ ये हुआ कि उस फ्लैग में, उस ध्वज में यूनियन जैक की जगह तिरंगा आ गया, लेकिन सेंट जॉर्ज क्रॉस बना रहा। बाद में इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई, लेकिन 2004 में दोबारा सेंट जॉर्ज क्रॉस आ गया और उसके बाद 2014 में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और किया गया और उसमें हिंदी में सत्यमेव जयते भी लिख दिया गया। लेकिन अब सेंट जॉर्ज क्रॉस पूरी तौर पर गायब हो गया है नौसेना के ध्वज से। नौसेना का नया ध्वज पहली बार INS विक्रांत के डेक पर फहराया गया। इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर सबसे ऊपर कोने में तिरंगा है और उसके आगे भारतीय नौसेना का चिन्ह, जिसमें लंगर के ऊपर अशोक का राज चिन्ह है, 3 शेरों की जो प्रतिमा है, और उसके नीचे शम नो वरुणा लिखा गया है, यानी कि समुद्र के देवता वरुण हमारा कल्याण करें। ये भारतीय नौसेना का मोटो है, ध्येय वाक्य है। आज INS विक्रांत में पहली बार भारतीय नौसेना का नया ध्वज, नया निशान, नया इंसाइन फहराया गया और औपनिवेशकालीन गुलामी का एक और चिन्ह आज भारत से खत्म हो गया। वैसे ये माना जाता है कि भारत कभी भी नौसैनिक शक्ति नहीं रहा। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि कभी कोई भारतीय समुद्री सीमाओं को लांघकर अन्य देशों में नहीं गया। लेकिन आज हम आपको वो इतिहास बताएंगे जिसको कभी किसी इतिहासकार ने आप तक नहीं पहुंचाने दिया, यानी ये आप तक अब तक पहुंचा ही नहीं। इस जानकारी की कमी, इसका अभाव अब तक आपने महसूस किया है। भारत की समुद्री सीमाएं करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है और ये गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाती है। भारत की समुद्री सीमा को विश्व की 18वीं सबसे बड़ी समुद्री सीमा कहा जाता है। देखा जाए तो भारत 3 तरफ से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत का पुरातन इतिहास देखें तो दुनिया के प्राचीन बंदरगाहों में भारत के लोथल बंदरगाह का भी जिक्र मिलता है और ये लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही इसे बनाया था। इसे आज से करीब 5000 साल पहले तैयार किया गया था और आज के दौर में इसे जोड़े तो ये बंदरगाह फिलहाल गुजरात में है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत, मिस्र, अरब देश और ईरान से व्यापार किया करता था। लोथल में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो उन्हें वहां से कुछ प्राचीन पत्थर मिले और इन पत्थरों का इस्तेमाल जहाजों में एंकर के तौर पर यानी लंगर के तौर पर किया जाता था। और पुरातत्व विभाग को मिट्टी के कुछ ऐसे खिलौने भी मिले जिनकी आकृति समुद्री जहाजों जैसी थी। ये इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को समुद्री जहाज बनाने की जानकारी थी। और भारत का प्राचीन मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि दुनिया भर के देशों का समुद्री व्यापार भारतीय सीमा से होकर गुजरता था। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत हमेशा से विश्व के समुद्री व्यापार के केंद्र में रहा था। रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान राम समुद्री सीमा पार करके लंका गए थे और आज से 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका गए थे। इस दौर में कई बौद्ध भिक्षु जावा, सुमात्रा और कंबोडिया भी गए थे और ये तय है कि वो समुद्री मार्ग से ही गए होंगे। आज से 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा था और चोल साम्राज्य इसी नौसेना के दम पर लंका, बंगाल, बर्मा, इंडोनेशिया, जावा, थाईलैंड, मालदीव्स और मलेशिया पर अपना प्रभुत्व जमा पाया था। आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा वर्ष 1498 में भारत आया था। उसको लेकर यह भी कहा जाता है कि उसने यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा था। लेकिन सच्चाई यह है
कि उसके सैकड़ों साल पहले ही भारत के लोग समुद्री मार्गों से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और यूरोप तक के देशों में व्यापार करते थे। और पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग रिसर्च से भी यह पता चला है कि वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी कांजी मालाम के बताए समुद्री मार्ग से ही भारत आया था। मतलब यह है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि वो किसी भारतीय के बताए मार्ग पर चलकर भारत आया था। वास्को डी गामा जिस समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, हम आपको वो समुद्री मार्ग भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये वो समुद्री मार्ग है जिसके जरिए वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। वर्ष 1497 में वास्को डी गामा 4 समुद्री जहाजों के जरिए पुर्तगाल से निकला था। 1498 के शुरुआती महीनों में वो पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी बंदरगाह पहुंचा था और यहां उसकी मुलाकात भारतीय व्यापारी कांजी मालाम से हुई थी। वास्को डी गामा ने मालिंदी से केरल के कालीकट तक का सफर कांजी मालाम के साथ ही पूरा किया था। और यहां आपको यह भी समझना होगा कि भारतीय व्यापारी कांजी मालाम पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी में व्यापार के सिलसिले में ही गया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के लोग हजारों सालों से महासागरों को पार करके अलग अलग देशों में जाया करते थे। अब आपको जानकर गर्व भी होगा कि वर्ष 1520 से 1600 तक, यानी करीब 80 सालों तक, केरल के कुंजली मडक्कड़ी ने पुर्तगाल के कई समुद्री हमलों को नाकाम किया था। कुंजली मडक्कड़ी के पास कई हमलावर समुद्री बेड़े थे और जिनके दम पर वो विदेशी आक्रमण को रोकने में भी कामयाब रहते थे। इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय लोग हमेशा से समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए समुद्री युद्ध कौशल में पारंगत रहे हैं। और 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी ने भी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक ताकतवर समुद्री बेड़ा तैयार किया था। यही नहीं, शिवाजी की सोच कहीं आगे की थी। उन्होंने समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए समुद्री किले भी तैयार किए थे और महाराष्ट्र के कोलाबा और जंजीरा टापू पर बने किले इसका उदाहरण है। शिवाजी के समुद्री बेड़े के सेनापति कान्हाजी आंग्रे थे। जिस तरह से आज नेवी में सबसे बड़ा पद एडमिरल का होता है, उसी तरह से मराठा नौसेना के एडमिरल कान्हाजी थे। कान्हाजी ने पुर्तगाली और ब्रिटिश हमलावरों को कई समुद्री लड़ाई में शिकस्त दी थी और कान्हाजी जब तक मराठा नौसेना के मुखिया रहे तब तक वो कोई समुद्री युद्ध नहीं हारे थे। वैसे कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के पास सबसे ताकतवर नौसेना थी, लेकिन इतिहासकार ये नहीं बताते कि उस दौर में भी वो मराठा साम्राज्य की नौसेना के आगे फेल हो जाते थे। जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणी ही लोला गत्वरा गामिनी तरीही जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका, तरुणी लोला, गत्वरा, गामिनी, जंगाला, प्लाविनी, धारिणी, वेगिनी। हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों
और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। यानी ये दिन आज कई संदेश देके जा रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत हमें सीधे तौर पर दिख रहा है, जहां पे हमने देखा कि हमारे सामने विक्रांत है और सीधे सीधे हम उन देशों को चुनौती दे रहे हैं जो भारत की तरफ बुरी नजर रखते हैं, और दूसरी तरफ गुलामी के प्रतीकों से हम आजाद हो रहे हैं। और इसके लिए भले ही हमें लंबा वक्त लगा, लेकिन ये आजादी आज हमें ये भी मिल गई। इसलिए ये लम्हा बेहद खास है और हर भारतीय के लिए गर्व की अनुभूति भी ये हमें करवा रहा है।